Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions, where we aim conceptual knowledge along with deeper understanding for our students. I am Rohit Sharma, co-founder of Sharma Tuitions and your teacher, mentor and friend. तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। ये चैप्टर हमने जूनियर क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है, हमें बेसिक आइडिया है कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। 10th क्लास में बेसिकली इन चीज़ों का एक्सटेंशन यानी कि इन चीज़ों को थोड़ा सा और ब्रॉडली बताया गया है। इस चैप्टर के अंदर वी विल बी कवरिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन चीज़ों के बारे में, लॉज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड और बेसिस के क्या लॉज हैं, एसिड्स और बेसिस क्या हैं, इंडिकेटर्स क्या हैं कि जिससे मतलब कि हम एसिड और बेसिस होते कौन कौन से हैं तो उन्हें इंडिकेट कैसे कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है और इन दी एंड सॉल्ट्स क्या हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं मैटर क्या होता है। हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल थिंग से बनी है जिसे हम मैटर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें या किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो हम सेल बोलते हैं कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। वैसे ही अगर हम किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर मैटर होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर जो है वो कोई भी ऐसी चीज जिसका मास है अपना खुद का और एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज नोन एज मैटर। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज मैटर बड़े से बड़ी चीज भी हो सकती है और छोटे से छोटी चीज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बास्केटबॉल है जो आपको नजर आ रही होगी, एक एवरेज बास्केटबॉल का जो मास है वो 625 ग्राम्स के करीब होता है एंड डायामीटर यानी कि ये कितनी स्पेस घेरता है अप्रॉक्स 23 सेंटीमीटर के करीब। वहीं अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें जो इससे बहुत छोटा है, उसका मास 1.00784 यू मतलब यूनिफाइड मास एंड डायामीटर 120 pm यानी कि पिकोमीटर, जो कि 10 to the power -12 के बराबर होता है। मैटर जो है उसे हम लोग अलग अलग तरीके की बहुत सारी कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जो मैटर्स का केमिकल कंपोजिशन है उस हिसाब से मैटर को हम 3 कैटेगरीज में डालते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट और कंपाउंड ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं और मिक्सचर जो है वो एक अलग कैटेगरी है। मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है वो जब 2 पार्टिकल्स या 2 अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या अनइवनली मिक्स्ड होते हैं उसे हेट्रोजीनियस बोलते हैं, एंड जब इवनली मिक्स्ड होते हैं उसे होमोजीनियस बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन अगर हम बात करें तो लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ये 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी अगर हम बात करें तो 3 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन जिसके अंदर 2 लिक्विड्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, सस्पेंशन जिसके अंदर 2 लिक्विड्स कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, और कोलाइड जिसके अंदर एक लिक्विड और एक सेमी सॉलिड जो डिसॉल्व किया जाता है। अब हम लोग ये सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं हम ह्यूमंस की जो टेंडेंसी है चीजों को क्लासिफाई करने की, कि हम चीजों को खास तौर पे केमिस्ट्री में कितने अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई करते आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की अगर हम बात करें, एज आई ऑलरेडी सजेस्टेड, होमोजीनियस,
एंड हेट्रोजीनियस दो तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की अगर बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड बना के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो एक अलग तरीके के होते हैं, एंड आयनिक बॉन्ड बना के जो कंपाउंड्स बनते हैं दैट आर डिफरेंट टाइप। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज H2। वो एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो हमारा NaCl कॉमन सॉल्ट जो है ये एक आयनिक बॉन्ड है। ये सारा कुछ एक तरीके से हमें ये बताता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो है चीजों को कैसे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। और एक और तरीका जो हम ह्यूमन बीइंग्स ने निकाला है चीजों को डिवाइड करने का या क्लासिफाई करने का, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये एक और कैटेगरी है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को बांटते हैं। नाउ एसिड्स और बेसिस क्या हैं, इसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं। हमारे काम के फिलहाल इसके अंदर दो थ्योरीज हैं, सवांते अर्हेनियस का थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी। ये दोनों क्या हैं, एक बार इनके बारे में बात करते हैं। सवांते अर्हेनियस। सवांते ऑगस्ट अर्हेनियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के फाउंडर हैं, यानी कि केमिस्ट्री का जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो इनकी देन है। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1903 एंड ही बिकेम द फर्स्ट स्वीडिश टू गेट दैट ऑनर। इनका थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में एक बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। अकॉर्डिंग टू सवांते दो तरीके के एसिड्स और बेसिस हैं, अर्हेनियस एसिड एंड अर्हेनियस बेसिस। अर्हेनियस एसिड्स कौन से होते हैं? व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे डीएसोसिएट H+ आयन और H3O आयन। जब इन्हें पानी में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो सब्सटेंस के अंदर से जो हाइड्रोजन आयन है उसे अलग कर देते हैं, डीसोसिएट कर देते हैं। वहीं अर्हेनियस बेसिस कौन से होते हैं? जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो OH आयन को डीएसोसिएट कर देते हैं। दे आर नोन एज अर्हेनियस बेसिस। अब अर्हेनियस एसिड्स में कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इन्हें जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल में नजर आ रहा होगा, HCl को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है with a positive charge and chlorine with a negative charge। वहीं अगर हम अर्हेनियस बेस की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो पोटेशियम विद अ पॉजिटिव चार्ज अलग सेपरेट हो जाता है एंड OH जो है वो अलग सेपरेट हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड और लाउरी ये दो अलग अलग साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी। अकॉर्डिंग टू देम, एनी कंपाउंड दैट ट्रांसफर्स अ प्रोटॉन टू एनी अदर कंपाउंड इज एन एसिड। जब एक कंपाउंड अपना जो प्रोटॉन है वो दूसरे कंपाउंड को ट्रांसफर करता है वो एसिड है, और जो कंपाउंड उस ट्रांसफर्ड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में एक कंपाउंड है HA जो कि ब्रॉन्स्टेड लाउरी एसिड है और इसके साथ में एक ब्रॉन्स्टेड लाउरी बेस जोड़ा गया है B। अब H जो है वो यहां से सब्स्टिट्यूट होके जब B के साथ जुड़ जाएगा तो HB जो है वो बन जाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड एंड A- विल बी कॉन्जुगेटेड बेस। इसके साथ में जो प्लस और माइनस का साइन है दैट शोज देयर चार्ज। अब हम लोग बात करते हैं एसिड्स की। व्हाट आर एसिड्स? सम सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सोर बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल प्रेजेंट इन देम दैट इज कॉल्ड एसिड। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका टेस्ट जो है वो सोर है
यानी कि खट्टा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल इन देम दैट इज नोन एज एसिड। अब ये जो एसिड है ये नेचुरली भी अकर कर सकता है, यानी कि नेचुरली भी मौजूद हो सकता है, और दूसरा तरीका ये है कि ये एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है। नेचुरली अकरिंग acids are known as organic or natural acids, and those are extracted or found every day, they are known as mineral or inorganic acid। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर हमें ये एसिड्स दिखते हैं या पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे टॉयलेट क्लीनर्स हैं इनके अंदर मिनरल एसिड्स मौजूद हैं। जैसे हमारा लेमन है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है। जैसे जो मिल्क है उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो बेसिकली ये हमारे आसपास में मौजूद काफी सारी चीजों में हमें देखने को मिल जाता है। टाइप्स ऑफ एसिड्स की अगर हम बात करें तो इसके दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ कि एसिड कितना स्ट्रांग है, स्ट्रांग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर एक्सट्रीमली कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब ये डैमेज क्रिएटर है, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है नेचर में। दे कैन इवन बर्न द स्किन एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस जैसे कि क्लॉथ, पेपर, वुड एंड इवन मेटल्स। इन सारी चीजों को ये डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl एंड नाइट्रिक एसिड जैसे इज HNO3। अगर हम बात करें वीक एसिड्स की, वीक एसिड्स आर नॉट एज डिस्ट्रक्टिव एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये उतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते। दे आर फाउंड इन लिविंग थिंग्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले ये सारे एसिड्स वीक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड जो कि विनेगर से बनता है, सिट्रिक एसिड जो कि लेमन में पाया जाता है, एंड ऑक्सैक्लिक एसिड दैट इज फाउंड इन टोमेटोज। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, एसिड्स कैन बी ईदर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। एसिड जो हैं वो या तो डाइल्यूट हो सकते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं। डाइल्यूट मतलब जब एसिड का अमाउंट कम है और वाटर का अमाउंट ज्यादा है, दैट इज डाइल्यूट एसिड। एंड कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जब एसिड का अमाउंट ज्यादा है, वाटर का अमाउंट कम है, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जनरली डाइल्यूट एसिड जो है वो लैब्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है वाइल एक्सपेरिमेंटिंग, ताकि उस एसिड का जो हार्मफुल इंपैक्ट है उसे कम किया जा सके। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। हर एक सब्सटेंस की, हर एक मटेरियल की अपनी एक पहचान होती है बेस्ड ऑन सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। अब जैसे कि हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो एसिड्स की भी कुछ ना कुछ पहचान है। वो क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है ये एसिड की कैटेगरी में डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा। कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला है एसिड्स हैव सोर टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। इसीलिए नॉर्मली जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड के सोर्स हैं जैसे कि लेमन, ऑरेंज, बेरीज, ग्रेप्स, इन सब का जो टेस्ट है वो सोर होता है, खट्टा होता है। दैट मीन्स कि ऑल द सिट्रस फ्रूट्स हैव अ सोर टेस्ट। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स जो हैं ये कोरोसिव होते हैं, यानी कि ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को कोरोड, खराब कर देते हैं, जैसे कि मेटल्स, वुड्स एक्सेट्रा। नाउ एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। सारे एसिड्स चाहे वो ऑर्गेनिक हो यानी कि नेचुरल हो, चाहे वो मिनरल हो यानी कि मैन मेड हो, उनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बेसिकली इनकी निशानी होती है कि अच्छा इसके अंदर हाइड्रोजन है तो पॉसिबल है कि ये एसिड हो सकता है। एसिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। सॉल्यूबल मतलब क्या होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाने वाला।
most of the acids dissolve in water either at the room temperature or on heating. या तो रूम टेम्परेचर पे ही डिसॉल्व हो जाएंगे पूरी तरीके से, या फिर उन्हें हीट करने पे वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि सॉल्यूबल होते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जो हमने बात की ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि हमें देखते ही कैसे पता चल जाएगा कि ये एसिड है या नहीं है. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की. केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कि एसिड जब अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करता है तो क्या चेंजेस शो करता है. रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन मेटल्स के केस में कैसे होता है. नाउ एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट. जब मेटल के साथ हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो वो एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो वो जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा. सॉफ्ट मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड्स इन द सेम वे. जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये भी इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं. लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट फॉर्म सॉल्ट्स एंड एसिड्स. जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सॉल्ट और एसिड फॉर्म नहीं करते. रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स. अब अगर एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होता है. मेटल्स और मेटल ऑक्साइड वाले रिएक्शन में सिर्फ एक माइनर सा फर्क होता है. जैसे कि मेटल के साथ ऑक्साइड जुड़ गया, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया, वैसे ही जो हाइड्रोजन रिलीज होता है ना, उसके साथ भी ऑक्सीजन जुड़ जाता है. यानी कि मेटल ऑक्साइड और एसिड आपस में मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. ठीक है, जैसे मैग्नीशियम एक मेटल था, अब वो मेटल ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया है. उसे अगर मैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाता हूं यानी HNO3 के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो वो MgNO3 बनाता है जो कि एक सॉल्ट है और वाटर रिलीज होता है. अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो भी सेम चीज होती है, कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और वाटर रिलीज हो जाता है. रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कैसे होता है. कार्बोनेट और एसिड आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और वाटर रिलीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो वो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा. सेम चीज अगर सोडियम कार्बोनेट को मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी द बाय प्रोडक्ट्स. रिएक्शन विद बेसिस. अब एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्ट कराया जाए तो क्या होता है. एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और वाटर फॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है और MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिकली एंटासिड्स का फॉर्मूला है. एंटासिड्स मतलब वो चीजें जो हम इनटेक करते हैं वाइल एसिडिटी, जैसे इनो हो गया, ये हमारे लिए एंटासिड का काम करता है. तो ये क्या बनाता है, ये बेसिकली सॉल्ट बनाता है हमारे बॉडी में, MgCl2 एंड वाटर रिलीज करता है. यूजेस ऑफ सम कॉमन एसिड्स. अब ये कुछ कॉमन एसिड्स जो हैं ये किस किस चीज में यूज आते हैं, एक बार उनके बारे में डिस्कस करते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि रिमूविंग डिपॉजिट्स फॉर्म्ड इनसाइड द बॉयलर्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज. बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर जो डिपॉजिट हो जाते हैं बॉयलर्स के अंदर मटेरियल, उसे हटाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज डीस्केलिंग. क्लीनिंग ऑफ सिंक और सैनिटरी वेयर, जो लिक्विड हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट जो है उसको प्योरीफाई करना, उसे भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही
किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के क्या क्या इस्तेमाल होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत सारे केमिकल्स बनाने में काम आता है। कार और इन्वर्टर की बैटरीज बनाने में काम आता है। पेंट, ड्रग्स, डाइज और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में भी काम आता है। फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट नाम के फर्टिलाइजर्स जो हैं ये बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत अहम रोल रहता है। अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड जो है वो लेबोरेटरीज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसे एक्सप्लोसिव्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स यानी कि गहनों को साफ करने में इस्तेमाल किया जाता है। एक्वा रेगिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एक्वा रेगिया क्या होता है हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहां यूज किया जाता है? इसे प्रिजर्वेटिव्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी चीजों में, जैसे कि पिकल में, और इसे विनेगर के तौर पे, सिरके के तौर पे भी यूज किया जाता है फूड आइटम्स के अंदर उसका फ्लेवर एनहेंस करने के लिए। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि ग्लू या और दूसरे केमिकल्स बनाना, या हाउस होल्ड क्लीनर्स के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एसिड्स बनते कैसे हैं। हाउ आर एसिड्स फॉर्म्ड? Acids are formed in small amount in nature and large quantities by artificial method. अगर हम नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो ये बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत छोटे क्वांटिटी में बनते हैं। वहीं अगर हम आर्टिफिशियल मेथड्स की बात करें तो वो बहुत बड़े अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। एसिड्स आर मेड बाय डिसॉल्विंग सम ऑक्साइड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एसिड्स मिलते हैं। यानी कि कार्बोनिक एसिड इफ वी डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड इफ वी डिसॉल्व सल्फर ट्राइऑक्साइड इन वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो सल्फरस एसिड। इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड से बनने वाले एसिड्स में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन, हमारे जो एसिड्स के नेचुरली एग्जिस्ट करने में सबसे बड़ा एप्लीकेशन या रियल लाइफ एग्जांपल अगर कुछ है तो वो एसिड रेन है। बेसिकली इसे हम कॉम्बिनेशन के तौर पे देख सकते हैं कि ये केमिकल मेथड्स और नेचुरल मेथड्स को कंबाइन करके होता है। रेन कंटेनिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। वो रेन जिसमें एसिड का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है उसे एसिड रेन बोला जाता है। अब इस एसिड रेन के अंदर सबसे पहले तो कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं? जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से बनते हैं। सल्फरस एसिड्स, नाइट्रिक एसिड्स एंड कार्बनिक एसिड्स, ये तीन तरीके के एसिड्स जो हैं ये एसिड रेन के अंदर पाए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये एसिड जो हैं वो एसिड रेन तक कैसे पहुंचते हैं? हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर से ये सारा जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो निकलते हैं और इन एयर्स का भी उसी तरीके से वेपर फॉर्मेशन होता है। अब ये जो हार्मफुल वेपर्स हैं ये वाइल प्रेसिपिटेशन, जैसे हमारा वाटर साइकिल चलता है वैसे प्रेसिपिटेशन होता है तो ये ड्रॉप्स के फॉर्म में वापस नीचे गिरते हैं इन फॉर्म ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन के हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारे हार्मफुल इंपैक्ट्स हैं, जैसे कि एसिड रेन रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देता है एसिड रेन। ड्यूरिंग एसिड रेन सम वाटर सीप्स डाउन विच इज हार्मफुल फॉर आवर ग्राउंड वाटर। काफी समय एसिड रेन से जो वाटर निकलता है वो हमारी जो मिट्टी है वो सोख लेती है, यानी कि जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स हैं ये उसके अंदर जा सकता है। दैट इज हार्मफुल फॉर आवर ग्राउंड वाटर। एसिड रिएक्ट्स विद मार्बल यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड स्लोली करोड्स इट। एसिड जो है वो मार्बल्स के साथ रिएक्ट करता है और धीरे धीरे उसे खराब कर देता है।
आप लोगों ने बहुत पहले ताजमहल वाला इंसिडेंट सुना होगा, जिसके अंदर जो ताजमहल का जो मार्बल है उसकी जो वाइटनेस है वो कम होने लग गई थी ड्यू टू द एसिड रेन दैट कॉज्ड हार्म टू द मार्बल। जो कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल किया गया था ताजमहल बनाने में, वो धीरे धीरे रिएक्ट होने लगा एसिड रेन के साथ और धीरे धीरे डैमेज होने लगा था। दैट इज वाई बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू की गई थी वहां पे आसपास के इंडस्ट्रीज को कि इस नेशनल हेरिटेज को बचाया जा सके। एसिड रेन डैमेजेस रिप्रोडक्शन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। ये पानी अगर पौधों में चला जाए तो वो अपने आप को रीजेनरेट या रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो दैट डैमेजेस द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। प्रिवेंशंस ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन से बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, इन्हें जुडिशियसली यानी कि एक बहुत ही समझदारी से वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज एक तो ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉजिंग होते हैं, दूसरा ये बहुत ज्यादा लिमिटेड अमाउंट में है। दूसरी चीज ये कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कार पूलिंग करनी चाहिए, वॉकिंग या साइकिलिंग करनी चाहिए अगर हम नियर बाय डिस्टेंसेस पे जा रहे हैं। बेसिकली हमें पोल्यूटेंट्स को कम एनवायरनमेंट में स्प्रेड करना चाहिए या पोल्यूशन को, खासकर कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। नाउ वेस्ट रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज शुड बी ट्रीटेड स्पेशली टू रिमूव सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस एसिड से उल्टी प्रॉपर्टीज शो करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं। एसिड्स जो हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में, बेसिस जो हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। बेसिस जो हैं वो सोपी होते हैं टच करने में, मतलब थोड़े से स्लिपरी, थोड़े से स्लाइमी टाइप के होते हैं। बेसिस एग्जैक्टली क्या है एक बार वो पता लगाते हैं। Bases are the substances which are bitter in taste and feel soapy on touching. जो टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं और सोपी होते हैं जब उन्हें टच करते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्लीचेस, सोप्स, टूथपेस्ट, क्लीनिंग एजेंट्स एक्सेट्रा कंटेन बेसिस। बहुत सारे जो ब्लीचेस हैं, सोप्स हैं, टूथपेस्ट, क्लीनिंग एजेंट्स हैं, इन सब के अंदर बेसिस मौजूद होते हैं। Some of the common bases are सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, जो कि सोप्स में इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लाइम वाटर बोला जाता है, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग रूम क्लीनर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब आपने एक चीज कॉमन ऑब्जर्व की होगी, तीनों के नाम के पीछे हाइड्रोक्साइड 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 है। और हमने शुरुआत में जब लॉज पढ़े थे तो उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि जो बेसिस हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन रिलीज करते हैं। सो जिस भी सब्सटेंस के पीछे हाइड्रो ऑक्साइड है यानी कि OH है, मान लेना है कि वो बेस है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब बेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन्हें भी एसिड्स की तरह देख के ही पहचानने की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या हैं? Some characteristics of bases are bitter in taste. Bases जो हैं सारे bases कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। They are soapy और slippery to touch. वो सोपी होते हैं और स्लिपरी होते हैं टच करने में। They reach with acids to form salt and water. वो एसिड्स के साथ ऐसे रिएक्ट करते हैं कि वो सॉल्ट और वाटर बना सके। Some bases are completely soluble in water whereas some bases are partially soluble. कुछ जो हैं वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं पानी के अंदर, लेकिन कुछ जो हैं वो पूरी तरीके से नहीं घुल पाते, partially soluble होते हैं वाटर के अंदर। Strong bases are corrosive in nature. Excess of everything is bad. जैसा कि हमने एसिड्स के अंदर भी देखा था, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो कोरोसिव होते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, चीजों को खराब कर सकते हैं। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेसिस जो हैं वो भी कोरोसिव होते हैं, वो स्किन को और आईज को डैमेज कर सकते हैं। आपको पता होगा, आपने देखा है ये चीज कि वॉशिंग
सोप्स और बेदिंग सोप्स अलग अलग होते हैं। जो बेदिंग सोप्स होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से माइल्ड होते हैं। अगर हम वॉशिंग सोप से नहाना शुरू कर दें तो हमारी स्किन, हमारी आईज के लिए हार्मफुल हो सकता है। दैट इज बिकॉज वॉशिंग रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग बेस, वेयर एज बेदिंग में माइल्ड बेसिस से काम चल जाता है। अब ये हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस के। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी कि बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहले तो बेसिस जो हैं वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट या मेटलेट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जिंक के साथ जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे तो वो सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। सोडियम जिंकेट बेसिकली एक मेटलेट है, एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। रिएक्शन विद एसिड्स। अब एसिड्स के साथ बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड्स के साथ बेस सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड को अगर हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो फिर वो सॉल्ट और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, H2SO4 रिएक्टिंग विद NaOH विल गिव Na2SO4। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। बेसिस जो है वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स प्लस बेसिस विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाए, जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो वो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। यूजेस ऑफ सम कॉमन बेसिस। कुछ कॉमन बेसिस के यूजेस देख लेते हैं, यानी कि इन्हें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जिसे CaOH2 फॉर्मूला से भी डिनोट किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर इन फॉर्मिंग मैनी पेस्टिसाइड्स। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड प्रेजेंट इन सॉइल। सॉइल के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है, मौजूद है, उसे न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉश एंड मेकिंग सीमेंट। जो भी वाइट वॉश किया जाता है या सीमेंट बनाया जाता है, उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। Now, if we talk about sodium hydroxide is commonly known as caustic soda. इसे caustic soda भी बोला जाता है। It is used for making soap, oil, detergent, etc. It is also used to unblock drains. इसे soap बनाने में, oil बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लॉक्ड ड्रेन्स को अनब्लॉक करने में भी काम लिया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NH4OH से डिनोट करते हैं, इसे हाउस होल्ड क्लीनर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स। इससे फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 जिससे डिनोट किया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे एंटासिड्स के तौर पे यूज किया जाता है और ये हमारे स्टमक से एसिडिटी रिड्यूस करने के काम आते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स, जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ इंडिकेट करता है, ये हमें किसी चीज के बारे में अंदेशा देता है, इंडिकेट करवाता है। अब हम इस चैप्टर में एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये इंडिकेटर्स वो सारी चीजें हैं जो हमें इंडिकेट करवाती हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में। देयर आर some substances that show different colors when we put it in acidic or basic mediums. They are called acid base indicators. ऐसे बहुत सारे substances हैं जिन्हें जब हम अलग अलग एसिडिक या बेसिक मीडियम के अंदर डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज करते हैं।
इससे हमें क्या हो जाता है, इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि वो चीज जो है ये क्या है, एसिड है या बेस है या क्या है। नाउ दीज आर नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर्स, इसे एसिड बेस इंडिकेटर भी बोला जाता है। इन चीजों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। इससे हमें तीन चीजों का पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, अब इंडिकेटर्स कितनी तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स एज नेम सजेस्ट जो नेचुरली मिलते हैं, एंड सिंथेटिक जो कि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं, एक बार इन्हें डिटेल से समझते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, देयर आर सम इंडिकेटर्स प्रेजेंट इन नेचर, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो नेचर में प्रेजेंट है, वो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं। These are called natural indicators. Two of them are turmeric and China rose. टर्मरिक और चाइना रोज दो ऐसे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। टर्मरिक कैसे इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, अगर हम टर्मरिक को किसी भी एसिडिक मीडियम में डाल दें तो उसका जो कलर है वो येलो ही रहता है। इट रिमेन्स येलो इन एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम। एंड अगर हम उसे बेसिक मीडियम में डाल दें तो द कलर ऑफ टर्मरिक टर्न्स येलो टू रेड। हल्दी किस रंग की होती है, हल्दी येलो कलर की होती है, उसे हम लोग बेस में डालेंगे तो वो येलो से रेड कलर में बदल जाएगी। इससे हमें पता चल जाता है कि वो सब्सटेंस बेसिक है, एसिडिक है या न्यूट्रल है। इफ वी टॉक अबाउट चाइना रोज पेटल्स, चाइना रोज पेटल की अगर हम बात करें तो उसके जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें अगर हम सॉल्यूशन में डालते हैं, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उस सॉल्यूशन का कलर जो है दैट बिकम्स डार्क पिंक। यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो चाइना रोज पेटल्स को डार्क पिंक कलर में बदल देता है। अगर हम लोग बात करें न्यूट्रल्स की तो न्यूट्रल्स में वो पिंक कलर का रहता है, लाइट पिंक। एंड इफ वी टॉक अबाउट बेसिस इट विल टर्न ग्रीन इन कलर। तो ग्रीन फॉर बेसिस, डार्क पिंक फॉर एसिड्स एंड पिंक फॉर न्यूट्रल्स, ये हमारे इंडिकेशंस हैं जो हमें चाइना रोज पेटल से मिलते हैं। अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो पीएच स्केल है। इट इज द कॉमन इंडिकेटर दैट टेल्स अस अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। जो भी हमने इंडिकेटर्स अब पढ़े जैसे कि टर्मरिक, चाइना रोज, ये हमें ये तो बता सकते हैं कि भाई ये चीज एसिडिक है या ये चीज बेसिक है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कि कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, कोरोसिव तो नहीं है, हार्मफुल तो नहीं है, ये हमें नहीं बता सकते। इस चीज को कौन बताता है, पीएच स्केल बताता है। नाउ टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक अ सब्सटेंस इज, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। पीएच को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। Universal indicator is mixture of many different indicators which gives us different colors at different pH values. ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स का मिक्सचर है जो कि अलग अलग कलर देते हैं विद इन डिफरेंट पीएच वैल्यूज। अब हर एक चीज की पीएच वैल्यू अलग होती है, उसे डिटरमाइन करने के लिए इस पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। 7 इज कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 आ गई है मतलब वो चीज न्यूट्रल है, ठीक है। अगर 7 से नीचे रहती है यानी कि बिलो 7 देन द सब्सटेंस इज कंसिडर्ड एसिडिक। अगर 7 से ऊपर रहती है यानी कि 8, 9, 10 ऐसे तो उसे बेसिक माना जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, जब एक एसिड के अंदर एक बेस मिलाया जाता है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, जैसे हमने केमिस्ट्री में पहले पढ़े थे चार्ज 3 तरीके के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक न्यूट्रल होता है यानी कि कोई चार्ज नहीं। तो वही चीज एसिड एंड बेस के साथ होती है। अगर कोई भी एसिड ज्यादा एसिडिक है तो उसके अंदर हम थोड़ा सा बेस मिला के उसे न्यूट्रल कर देते हैं, या कोई चीज ज्यादा बेसिक है तो उसके अंदर एसिड मिला के उसे न्यूट्रल कर देते हैं। ये जो न्यूट्रल करने का प्रोसेस है इसे न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। नाउ
एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। HCl जो कि एसिड है और NaOH जो कि बेस है, ये जब रिएक्ट करते हैं तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, वो बनाते हैं और वाटर रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ये जो रिएक्शन है दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशंस इन एवरीडे लाइफ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसे हम डेली लाइफ में चाहते हुए ना चाहते हुए बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं बट रियलाइज नहीं करते। अब ये कैसे होता है हमारे डेली लाइफ में, एक बार वो देखते हैं। इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी न्यूट्रलाइजेशन होता है। कैसे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आवर फूड। हमारे स्टमक के अंदर से, अगर आपको पता हो, अगर आपने डाइजेशन वाला वीडियो देखा है तो उसके अंदर बताया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारा स्टमक रिलीज करता है हमारे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है उससे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अगर ये एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए, यानी कि दिस एक्सेस ऑफ एसिड इन आवर स्टमक विल कॉज इनडाइजेशन, उससे इनडाइजेशन हो जाएगा। नाउ अब एसिड की वैल्यू ज्यादा हो गई तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस डालना पड़ेगा। सो बीइंग बेसिक इन नेचर, एंटासिड्स रिएक्ट विद दिस एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट। इस एक्सेस ऑफ एसिड के अंदर एंटासिड्स डाले जाते हैं जो कि इसे न्यूट्रलाइज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो कॉमन एंटासिड्स बनते हैं। हमारे जो भी एंटासिड्स हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये हमें कंटेंट जो है इनका मिलता जरूर है। कॉज ऑफ टूथ डिके, हमारे जो दांतों के खराब होने के पीछे भी इस न्यूट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे हमारे स्टमक के अंदर कुछ एंजाइम्स, कुछ बैक्टीरिया मौजूद होता है, उसी तरह से हमारे माउथ के अंदर भी एक एसिड रिलीज होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक्स डाउन शुगर एंड फॉर्म्स एसिड। जो भी हमारे माउथ के अंदर से एंजाइम्स या बैक्टीरिया रिलीज होता है वो हमारे खाने को एसिड में बदल देता है। अब अगर तो ये एसिड बिलो 5.5 है तो हमारा जो टूथ है वो डीके होना शुरू हो जाएंगे, हमारे जो दांत हैं वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। अब इसे प्रिवेंशन के तौर पे क्या किया जाता है, हम जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज यूज्ड एज एन एल्कलाइन, अ बेस। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट आर स्लाइटली बिटर इन टेस्ट। ये क्या करते हैं, हमारे मुंह को, हमारे टूथ को डिके होने से बचाते हैं, खराब होने से बचाते हैं। सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। सॉइल पीएच क्या है, अब जैसे हर एक चीज का अपना एक पीएच वैल्यू होता है वैसे ही सॉइल का भी पीएच वैल्यू होता है। कुछ सॉइल्स जो है उन्हें एसिडिक बनाया जाता है, कुछ जो है उन्हें न्यूट्रल माना जाता है, एंड कुछ एल्कलाइन यानी कि बेसिक सॉइल्स होती है। अब तीनों सॉइल्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें अपने अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगाने के लिए सूटेबल माना जाता है। लेकिन अगर कोई भी सॉइल ज्यादा एसिडिक हो तो उसे बेसिक बनाना पड़ता है। कैसे? अगेन बाय एडिंग सम बेसिस इन इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बात करें क्विक लाइम की, कैल्शियम ऑक्साइड, या स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब चीजों को हम सॉइल के अंदर डालते हैं और सॉइल का जो एसिडिक नेचर है दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेसिक नेचर। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल्स। कुछ केमिकल्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स भी अपने सेल्फ डिफेंस के तौर पे रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन इट इंजेक्ट्स एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। जब हमें कोई भी हनी बी बाइट करती है तो उसका स्टिंग जो है वो हमें क्यों चुभता है? इसीलिए चुभता है क्योंकि वो अपने स्टिंग के साथ हमारे अंदर कोई एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है। एंड दैट इज द वेरी रीजन बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है उस स्टंग एरिया पे अगर लगाया जाए तो रिलीफ देता है, बिकॉज बेकिंग सोडा इज कंसिडर्ड टू बी एल्कलाइन, बेसिक इन नेचर। नाउ ant sting injects methanoic acid into the skin of person which cause burning pain. आंट जो है वो भी मेथेनोइक एसिड रिलीज करती है स्किन के अंदर उस पर्सन की, जिसे वो इंजेक्ट करती है, जिसे वो बाइट करती है। दैट इज द रीजन इट कॉजेज बर्निंग पेन एंड अगेन इट कैन बी क्योर्ड बाय बेकिंग सोडा। नाउ प्लांट्स के केस में ये कैसे होता है,
प्लांट्स के केस में नेटल प्लांट को जब भी कोई पर्सन टच करता है तो उसके जो स्टिंगिंग हेयर्स हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, इनके अंदर से मेथेनोइक एसिड रिलीज होता है जो कि ट्रांसफर होता है उस पर्सन की स्किन के अंदर। सो ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट देमसेल्फ या टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी सेगमेंट की, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का मतलब जनरली हम सिर्फ इतना समझते हैं कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, लेकिन इसका जो मतलब है वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो सॉल्ट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, लेट्स फाइंड आउट। सॉल्ट इज अ कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस। जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। जस्ट लाइक एसिड्स एंड बेसिस, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट जो है ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटायन के भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव चार्ज यानी कि एनायन के भी हो सकते हैं। अब यहां पे जो आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर अलग अलग सॉल्ट्स दे रखे हैं, उनके कॉमन नेम और उनके केमिकल नेम एंड उनके केमिकल फॉर्मूलाज दे रखे हैं। टेबल सॉल्ट, जो सॉल्ट हम यूजुअली घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड एंड केमिकल फॉर्मूला NaCl। इसी तरीके से बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो हम आए दिन इस्तेमाल करते हैं, बट केमिकल नेम और फॉर्मेशन हमें उनका नहीं पता। तो ऐसे कुछ सॉल्ट्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, जैसे हमारी फैमिलीज होती हैं वैसे सॉल्ट की भी अपनी फैमिली होती है, लेकिन सॉल्ट कौन सा किस फैमिली को बिलोंग करता है ये हमें कैसे पता चलता है? नाउ इनके आयंस के हिसाब से हमने इसे कैटेगराइज किया है। द सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव आयन, दैट इज कैटायन, एंड नेगेटिव आयन आर सेड टू बी बिलोंगिंग टू देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज। कोई भी सॉल्ट अगर उसके अंदर पॉजिटिव आयन है तो वो एक अलग क्लास, एक अलग फैमिली को बिलोंग करता है, और अगर उसके अंदर नेगेटिव आयन है तो वो एक अलग फैमिली को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी सॉल्ट फैमिली क्लोराइड्स है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट्स, कार्बनिक एसिड कार्बोनेट्स एंड एसिटिक एसिड एसिटेट्स। बेसिकली इन एसिड्स के नामों के अंदर ही हमें इनकी फैमिलीज का पता चल जाता है, यानी कि जो एलिमेंट्स कंबाइन होके वो सॉल्ट बना है उसी के अंदर उसकी फैमिली का नाम छुपा हुआ है। पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। अब सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, दैट इज दे हैव पीएच वैल्यू ऑफ 7। बहुत सारे सॉल्ट्स का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन कुछ सॉल्ट्स जो हैं वो एसिडिक भी होते हैं, कुछ बेसिक भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूशन दे आर इन और द इंपैक्ट ऑफ एसिड और बेस इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में एसिड का इंपैक्ट जरा हाई है तो वो सॉल्ट भी एसिडिक होगा, अगर बेस का इंपैक्ट हाई है तो वो बेसिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड का पीएच वैल्यू 7 होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक होता है, उसका पीएच वैल्यू 6 होता है। वेयर एज सोडियम कार्बोनेट, उसका पीएच वैल्यू 9 होता है, वो बेसिक इन नेचर है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस is a reaction between salt and water to produce acid, basic और neutral solution। बेसिकली हमने अभी समझा कि सॉल्ट बनने का प्रोसेस क्या होता है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर गए और सॉल्ट बन गया। अगर मैं इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दूं, यानी कि उस सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दूं, तो एसिड, बेस या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन में से कुछ बनेगा। इस प्रोसेस को सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने NaCl
सोडियम क्लोराइड जो कि कॉमन सॉल्ट है उसे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई और सोडियम और क्लोरीन अलग हो गए। सो दिस इज बेसिकली हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। Salts of strong acid and strong base give neutral solutions. जो भी strong acid और strong base आपस में रिएक्ट करते हैं वो हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन देंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड देंगे जो कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है एंड वाटर देंगे जो कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। नाउ salts of strong acid and weak base give acidic solutions. So strong acid और weak base का जो salt है वो acidic solution देंगे। strong acid मतलब अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं हाइड्रोलाइसिस होगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस इन दिस रिएक्शन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl is the strong acid. अब हम लोग बात करते हैं हमारे कुछ कॉमन सॉल्ट्स की और उनके फॉर्मेशन की और उनके यूजेस की। कॉमन सॉल्ट जिसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं इज अ वाइट पाउडर विच इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड स्पेशली वेजिटेबल्स एंड पल्सेस। ये एक ऐसा पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट सॉल्ट है जिसे हम हमारे फूड को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। कॉमन सॉल्ट एक न्यूट्रल सॉल्ट है और इसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है? इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वाटर गेट्स इवेपोरेटेड बट सॉल्ट इज स्टिल रिमेनिंग इनसाइड। होता क्या है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया, वाटर के अंदर ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। अब होगा क्या, ये वाटर जो है वो टाइम के साथ इवेपोरेट हो जाएगा और बचेगा क्या, सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट हमारे पास बच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस मेथड से या इस पर्टिकुलर प्रोसीजर से जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो बहुत छोटी मात्रा में, बहुत छोटे अमाउंट में मिलेगा। हमें जो है सोडियम क्लोराइड एक बहुत बड़े अमाउंट में चाहिए होता है। अब वो कैसे पॉसिबल है? हाउ इज कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन? अब सवाल ये उठता है कि ये कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कैसे किया जाता है या कैसे पाया जाता है। कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करने के दो तरीके हैं, पहला फ्रॉम सी वाटर, दूसरा फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. Sea water is trapped in large shallow pools and is allowed to stand there. Then sun's heat evaporates the water slowly and common salt is left behind. होता क्या है, सी वाटर को इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़े बड़े पूल जैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और उसके अंदर इस पानी को कुछ देर के लिए रख दिया जाता है। फिर सन की हीट से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो बच जाता है वो क्या है, वो कॉमन सॉल्ट है। दूसरा तरीका क्या है कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करने का? बाय अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स. अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ अंडरग्राउंड सॉल्ट आर ऑब्टेन्ड एंड दे आर नोन एज रॉक सॉल्ट. इन्हें रॉक सॉल्ट के नाम से जाना जाता है. रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स जस्ट लाइक कोल. वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर ऐसे रॉक्स के बड़े बड़े क्रिस्टल पाए जाते हैं अंडरग्राउंड. दीज आर नोन एज रॉक सॉल्ट. फिर इसे वैसे ही निकाला जाता है माइंस के थ्रू जैसे कि हम कोल निकालते हैं. यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड के क्या क्या यूजेस होते हैं? Common salt is used as raw material for making large number of useful chemicals in industries. Common salt जो है यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो बहुत सारी चीजों के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट जिसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, और सोडियम मेटल. इन सारी चीजों को ऑब्टेन करने के लिए कॉमन सॉल्ट को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है.
कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड। कॉमन सॉल्ट को खाना बनाने के लिए, कुकिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे खाने का फ्लेवर एनहेंस कर देता है। एंड इट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि दिस इंश्योर्स वर्किंग ऑफ आवर नर्वस सिस्टम एंड मूवमेंट ऑफ आवर मसल्स। कॉमन सॉल्ट के अंदर कुछ ऐसे नेसेसरी मिनरल्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी हैं और हमारे बॉडी मूवमेंट्स के लिए, हमारे मसल्स मूवमेंट के लिए सही। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। पिकल्स जल्दी खराब ना हो, हमारे जो अचार वगैरह हैं, इसीलिए उन्हें प्रिजर्व करके रखने के लिए कॉमन सॉल्ट को एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट रोड्स ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज। नॉर्मली जो ठंडे इलाके होते हैं, जो कोल्ड कंट्रीज होती है, उनके ऊपर रास्तों में बर्फ जम जाती है और उस बर्फ को हटाने के लिए, मेल्ट करने के लिए उसके ऊपर कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड छिड़का जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दूसरा कॉमन सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक केमिकल है जिससे कि रॉ मटेरियल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर। अब इसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है, हमने अभी डिस्कस किया कि सोडियम क्लोराइड जो है वो रॉ मटेरियल की तरह काम करता है फॉर ऑब्टेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम NaCl को, सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं एंड इसे रिएक्ट करवाते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस अलग निकल जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस क्लोरीन गैस। NaCl का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है। जो हमारे पास बचता है वो बचता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा इन एक्वस फॉर्म। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या इस्तेमाल हैं? इट इज यूज्ड इन पेपर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। पेपर सोप और डिटर्जेंट बनाने में इसका काम लिया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स बनाने के लिए इसे काम में लिया जाता है, जैसे रेयॉन हो गया, जैसे पॉलिएस्टर हो गया, इन्हें बनाने में इसे यूज लिया जाता है। इट इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर which is later used for obtaining aluminium metal। ये जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिन्हें माइंस के अंदर से एक्सट्रैक्ट कराया जाता है। अब उन्हें अलग करने के लिए हम इन चीजों के साथ रिएक्ट करवाते हैं या प्योरीफाई करते हैं। यूज्ड इन डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाई एंड ब्लीचेस। डाई ब्लीचेस बनाने के लिए काम आता है और मेटल्स को ग्रीस करने के लिए काम आता है। यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के क्या क्या यूजेस हैं? क्लोरीन सबसे पहले तो ड्रिंकिंग वाटर को स्टेरलाइज करने के लिए काम आता है, स्विमिंग पूल के पानी को स्टेरलाइज करने के लिए काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यूज्ड टू मेक प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स एंड पेंट्स। ये प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स और पेंट्स बनाने में भी काम आता है। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन फैट्स। हाइड्रोजनेशन किया जाता है ऑयल्स का ताकि उसके अंदर से फैट्स ऑब्टेन किए जाए बाय हाइड्रोजन। इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज यूज्ड टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड to make methanol, that is CH3 hydroxide OH. It is used as a fuel for rockets. इसे रॉकेट्स के अंदर फ्यूल्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे कैसे कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है? इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स बिफोर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जब हम किसी भी मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर जिंक की लेयर, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। अब ऐसा करने से पहले हमें उस मेटल को साफ करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं।
used in preparation of chloride such as ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड जैसे क्लोराइड्स को बनाने में काम आता है. इट इज यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन और कॉस्मेटिक बनाने के काम आता है. टेक्सटाइल्स में काम आता है, डाई करना हो किसी चीज को उसमें काम आता है, और पीवीसी प्लास्टिक्स बनाने के काम आता है. वॉशिंग सोडा. अब हमारा अगला सॉल्ट है वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वॉशिंग सोडा जो है उसके अंदर वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं. तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज Na2CO3 into 10H2O. डेकाहाइड्रेट का मतलब ही यह है कि उसके अंदर वाटर जो है वो 10 गुना है, 10H2O है. वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट इन इट्स कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नेम्ड ब्राइन. कॉमन सॉल्ट को जब हम कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रखते हैं उसे ब्राइन बोला जाता है. तो वॉशिंग सोडा जो है वो ब्राइन से ऑब्टेन किया जाता है. व्हेन ब्राइन रिएक्ट्स विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो बाय हाइड्रोजनेशन जो है हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है एंड अमोनियम क्लोराइड मिलता है. अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसे हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, इसे हीट करते हैं बाय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ताकि ये सोडियम कार्बोनेट बन जाए. नाउ इतना कर लेने के बाद जो हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट बचा उसे हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करके रिक्रिस्टलाइज करते हैं ताकि हमें ये जो सोडा क्रिस्टल्स हैं इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मिल सकें. सो बेसिकली वॉशिंग सोडा ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है इट्स क्वाइट लॉन्ग. सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड को यानी कि ब्राइन को जो कि कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड होता है उसे अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद हमें जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल रहा है उसे हम बाय फिल्ट्रेशन उसके अंदर से हाइड्रोजन हटा रहे हैं और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट रख रहे हैं. फिर उस सोडियम कार्बोनेट को वापस हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं ताकि उसे क्रिस्टलाइज कर दिया जाए. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वॉशिंग सोडा. अब वॉशिंग सोडा के इस्तेमाल क्या है, नाम से ही पता चलता है ये वॉशिंग के पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है. वॉशिंग सोडा इज यूज्ड एज क्लेंजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस लाइक वॉशिंग क्लोथ्स. क्लोथ्स को साफ करने के प्रोसेस में इसे इस्तेमाल किया जाता है. इट इज यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. वाटर का जो हार्डनेस है उसे हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है. इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ग्लास, सोप, पेपर एक्सेट्रा. इसे सोडियम और बोरैक्स जैसे कंपाउंड्स बनाने में भी यूज किया जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा एक और कॉमन सॉल्ट है या एक प्रोडक्ट है जो हमें सॉल्ट से मिलता है. केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये हमने सुना हुआ लग रहा है. लास्ट रिएक्शन के अंदर सबसे पहली जो चीज हमें ऑब्टेन होती है दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा. इस बेकिंग सोडा से फिर हम आगे वॉशिंग सोडा बनाते हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल by reacting with again cold and concentrated solution that is named as brine with ammonia and carbon dioxide. अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब हम ब्राइन को मिला देते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है और अमोनियम क्लोराइड मिलता है. यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहां किया जाता है? It is used in antacids to remove acidity of stomach. हमारे स्टमक की जो एसिडिटी है उसे खत्म करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए एंटासिड की तरह इस्तेमाल किया जाता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर. इससे बेकिंग पाउडर बनाया जाता है जो कि केक और ब्रेड बनाने में काम आता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. इसे फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है. Now let's talk about bleaching powder.
ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ऑक्सीक्लोराइड मतलब क्या है? ऑक्सी प्लस क्लोराइड, ऑक्सीजन और क्लोरीन से कुछ लेना देना है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विल बी CaO, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और इसके साथ में हमने क्लोरीन जोड़ दिया CaOCl2। इट इज नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। इसका दूसरा नाम क्लोराइड ऑफ लाइम भी है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से जब हम क्लोरीन पास करवाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, एंड वाटर इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग नाम आ रहा है तो यानी कि इससे वो लिक्विड तैयार किया जाता है जिससे ब्लीच किया जाता है। यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर सप्लाई। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को डिसइंफेक्ट करने के लिए डिसइंफेक्टिंग एजेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3, and it is also used for making wool. It is also used as oxidizing agent in many chemical industries. बहुत सारे chemical industries के अंदर इसे as an oxidizing agent भी इस्तेमाल किया जाता है। Plaster of Paris. Plaster of Paris क्या है? It is calcium sulfate hemihydrate. अब हेमीहाइड्रेट क्या होता है? हेमी वर्ड हेमीस्फीयर से मिलता जुलता है, यानी कि हाफ। जहां पे भी हेमी वर्ड आ जाए वहां पे हाफ मतलब होता है उसका। हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो इस्तेमाल में लिया जाता है। तो फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट, और हेमीहाइड्रेट यानी कि वाटर का हाफ मॉलिक्यूल, हाफ H2O। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे पड़ा? बिकॉज इट इज मेड बाय जिप्सम। जिप्सम एक ऐसा कैल्शियम सल्फेट है जो कि पेरिस में पाया जाता है। सो जिप्सम इज अ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि CaSO4, डाई मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू 2H2O। इसे जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 डिग्री केल्विन पे, इट लूजेस 3/4 ऑफ इट्स वाटर। ये अपना 3/4 वाटर जो है वो लूज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Now, the left over water forms plaster of Paris. जो बच जाता है हमारे पास उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत सारी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में लिया जाता है। इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजिशन टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग। इसे प्लास्टर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग डेकोरेटिव टॉयज, चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन केमिस्ट्री लैब्स फॉर डिटेल्ड एयर गैप्स, टू फिल द डिटेल्ड एयर गैप्स। अगर हमें एयर टाइट अरेंजमेंट चाहिए तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को एयर गैप्स फिल करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। It is used in making surfaces like walls of houses, ornaments के डिजाइन बनाने के लिए, या सीलिंग्स और बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं जो हमें हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। व्हाट इज इट? लेट्स फाइंड आउट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? Water molecules which form part of the structure of crystal of salt is known as crystallization. Water molecule का वो हिस्सा जो salt के crystal का structure बनाए, that is known as water of crystallization. Salts contain crystallization are known as hydrated salts. वो सारे salt जो water of crystallization से बनते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं। अब ये जो सॉल्ट्स हैं ऑब्वियस सी चीज है, क्रिस्टल्स के शेप में होते हैं, लेकिन कभी कभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का इंपैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि दे ऑफन शो चेंज इन कलर। अभी
जो हमें पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर हमें 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जो ब्राउन वाला है दैट इज कोबाल्ट नाइट्रेट, उसके ठीक साथ में सिल्वर कलर में दैट इज सोडियम कार्बोनेट, आफ्टर दैट ग्रीन कलर दैट इज आयरन सल्फेट, व्हाइट वाला जो है दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट, ब्लू वाला है दैट इज कॉपर सल्फेट एंड ग्रे इज निकल सल्फेट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ये कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से ऑब्टेन किए जाते हैं।